हेलो बच्चों, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन साह स्टडी पॉइंट पे। बच्चों, इंडियन इकोनॉमी क्लास 12th और फिर से 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि कल का आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम है वो भी इसमें से कवर हो जाएगा और आपको जो बोर्ड का एग्जाम है 2024-25 उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो आओ टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या है आपके लिए हमारे पास। बच्चा, इंडियन इकोनॉमी में हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें यह बताना है कि इंडियन एग्रीकल्चर, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर डिड नॉट सफर ड्यू टू पार्टीशन। कह रहा है भारत में जो कृषि क्षेत्र है उसको नुकसान नहीं हुआ विभाजन का। आप इस स्टेटमेंट को डिफेंड करते हो या रिफ्यूज करते हो? मतलब आप इस स्टेटमेंट का बचाव करते हो या खंडन करते हो? बताओ भाई, कैसी घटिया बात कर रहे हैं। अरे हमें बहुत नुकसान हुआ था यार जब हमारा पार्टीशन हुआ। तो हुआ क्या, जो प्रोडक्टिव लैंड है, जो उपजाऊ जमीन है, वो किसके हिस्से में चली गई? पाकिस्तान के हिस्से में, ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से में। और इसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर को भी नुकसान हुआ क्योंकि उपजाऊ जमीन चली गई। और दूसरा नुकसान बेटा, जो हमारा जूट इंडस्ट्री था, जूट के लिए जो रॉ मटेरियल की खेती होती थी, तो वो उपजाऊ जमीन पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, तो रॉ मटेरियल भी मिलना बंद हो गया हमारे जूट इंडस्ट्री को। तो ये आपका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां से आंसर सारे देख लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मैं चाहता हूं कि आप स्क्रीनशॉट कर लो क्वेश्चन फर्स्ट की। ठीक है, बस इतना ही आंसर है इसमें कि हाँ, इंडियन एग्रीकल्चर को पार्टीशन का नुकसान उठाना पड़ा। और नुकसान क्या उठाना पड़ा? हमारा प्रोडक्टिव लैंड पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। ठीक है, चलो जी, आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आंसर आप पीडीएफ से ले लेना इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए आंसर है बेटा, पीडीएफ में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आओ, देखो क्या है। क्वेश्चन सेकंड है आपके पास, इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमें स्वतंत्रता मिली तो उस टाइम हमारी विदेशी व्यापार की मात्रा और हमारी विदेशी व्यापार की दिशा क्या थी? बेटा मैं आपको बता चुका हूं, हमारे फॉरेन ट्रेड की दिशा क्या थी, डायरेक्शन क्या था। हमारी बात हुई है, डायरेक्शन क्या था? हम आधे से ज्यादा फॉरेन ट्रेड किसके साथ कर रहे थे? ब्रिटेन के साथ। मोर देन हाफ फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन के साथ, और जो थोड़ा बहुत बच गया वो चाइना और श्रीलंका जैसे देशों के साथ हम विदेशी व्यापार कर रहे थे। अच्छा जी, ये तो बात हो गई दिशा की। अब दशा कैसी थी मैं आपको बताऊं, हम एक्सपोर्टर थे रॉ मटेरियल का। ठीक है, हम इंडिगो और उसके अलावा जो है जूट, वुलन, ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल। और ब्रिटेन क्या करता था? उससे फिनिश गुड्स बना के हमें भेज देता था। तो आपको दोनों बातें पता चल गई। वॉल्यूम क्या था हमारा? वॉल्यूम हाफ से ज्यादा। वॉल्यूम क्या था? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट और फिनिश गुड्स का इंपोर्ट। और डायरेक्शन कैसा था? तो आधे से ज्यादा फॉरेन ट्रेड सिर्फ ब्रिटेन के साथ, थोड़ा बहुत जो बच गया वो श्रीलंका और चाइना जैसे देशों के साथ। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार कर लो बेटा स्क्रीनशॉट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये भी। आंसर आप पीडीएफ में देखना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहां से पीडीएफ मिल जाएगी आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपके लिए, देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख प्रमुख आर्थिक चुनौतियां कौन कौन सी थी? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो उस टाइम हमारे सामने इकोनॉमिकल चैलेंजेस क्या क्या थे, क्या क्या बड़ी समस्याओं का हम सामना कर रहे थे? ये देखो, ये रही कुछ बड़ी समस्याएं जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे आप फेस कर रहे थे। देखो क्या है, सबसे पहला, स्वतंत्रता के समय भारत की कुछ प्रमुख आर्थिक चुनौतियां। पहला, कृषि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ निर्भरता। मतलब हमारे देश के मैक्सिमम पॉपुलेशन 75 to 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी। दूसरा, हम एग्रीकल्चर खेती परंपरागत तरीके से, मतलब पुराने तरीके से करते थे। तीसरा, अपर्याप्त औद्योगिकरण, मतलब कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा नहीं थी। उसके अलावा हस्तशिल्प का पतन, एक ही तो इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हस्तशिल्प उद्योग, हाथों से बनी हुई चीजों का उद्योग, वो भी धीरे धीरे खत्म हो चुका था। उसके अलावा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अल्प रोजगार था, ज्यादातर लोगों को या तो काम मिल नहीं रहा था, और जिनको मिलता था काम उनको कम काम मिलता था। बेटा बहुत ज्यादा शिशु मृत्यु दर, है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी। निम्न जीवन प्रत्याशा, लोगों की एक्सपेक्टेड लाइफ बहुत कम थी। आपको पता होना चाहिए
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे यहाँ पे 218 पर 1000 थी उस टाइम पे। 1000 लोगों में से 218 लोग, मतलब 218 बच्चे पैदा होने के 1 साल के अंदर मर जाते थे। और उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी बेटा? 32 वर्ष। एवरेज लाइफ एक बंदे की उस टाइम पे 32 साल थी। और उसके अलावा साक्षरता दर कितनी थी बेटा? 16%, 16%। और महिलाओं का देखें तो सिर्फ 7%। ठीक है। उसके अलावा व्यापक गरीबी, निर्धनता का स्तर भी बहुत ज्यादा था हमारे यहाँ पे। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं, बड़ी समस्याएं हैं जो इंडिया फेस कर रहा था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे। एक अच्छा क्वेश्चन है, आप कर लो स्क्रीनशॉट इस आंसर का। इंग्लिश वाले बच्चों, ये आपके लिए भी आंसर है, लेकिन आप टेलीग्राम से लेना, आराम से पीडीएफ मिल जाएगी आपको वहां पे, वहां से आप ले लेना आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है बेटा? ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीतियों की कमियां। जो ब्रिटेन ने हमारे लिए इंडस्ट्री की पॉलिसी अपनाई थी, औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमें उसकी कमियां बतानी, हमें उसको, उसकी आलोचना करनी है, उसकी बुराई करनी है। इंग्लिश आप क्वेश्चन पढ़ लो, देखो क्या है। क्रिटिसाइज करना है किस चीज को? शॉर्टफॉल्स को, जो कमियां थी, जो कमियां थी किसमें? इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में, जिसको किसने अडॉप्ट किया था? कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। टॉपिक समझ गए ना आप कि भाई 1757 में, 1757 में जब कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारे यहां पे आई, जब ब्रिटिश सरकार हमारे यहां पे आई, तो उसकी वजह से उन्होंने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे लिए बनाया था, तो उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या कमी थी? तो उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कई सारी कमियां थी, जरा देखो एक एक करके ध्यान दो। सबसे पहले आते ही उन्होंने क्या किया? विऔद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने खत्म कर दिया। बच्चों पता होना चाहिए कैसे किया? डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी, विभेदात्मक कर नीति लगा के। क्या थी ये नीति? ब्रिटेन कहता है कि भैया अगर तुम एक्सपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल ब्रिटेन को और इंपोर्ट करोगे रॉ फिनिश गुड्स ब्रिटेन से, तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, और अगर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट किसी को बेचोगे तो हम तुम्हारे ऊपर लगा देंगे हैवी टैक्स। तो ये काम कर रहे थे ये लोग, एक बात। दूसरी बात कि भाई ऐसा वो क्यों कर रहे थे? हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को वो क्यों डी इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते थे, क्यों खत्म करना चाहते थे हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को? तो बेटा पता होना चाहिए कि इसके पीछे उनके दो पर्पस थे। पहला पर्पस वो इंडिया को एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे रॉ मटेरियल का। दूसरा पर्पस वो चाहते थे इंडिया इंपोर्टर बन जाए, किस चीज का? फिनिश गुड्स का। ठीक है। और देखो उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई, एक तो ये हो गया आपका, फिर दूसरा देखो बेटा, उन्होंने जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, विऔद्योगिकरण, तो उसकी वजह से हमारे ऊपर, हमारे हस्तशिल्प उद्योग के पतन की वजह से हमारे ऊपर कुछ विपरीत प्रभाव पड़े, नेगेटिव इंपैक्ट। क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़े बच्चों? दो नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। पहला, हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट से जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए वो सब एग्रीकल्चर की तरफ भाग गए, कृषि की तरफ, और वहां पे पहले ही छिपी हुई बेरोजगारी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट था। दूसरा, ना चाह के भी इंडिया क्या बन गया था? ना चाह के भी इंडिया इंपोर्टर बन गया था फिनिश गुड्स का। तो ये उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नुकसान है। और क्या नुकसान हुआ देखो, उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से हमें और क्या नुकसान हुआ भाई? ये देखो, उन्होंने भारत में पूंजीगत वस्तु के उद्योग का अभाव रखा। लगातार उनकी कोशिश थी कि भारत में कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ना लगे। बेटा ये पूंजीगत वस्तु का उद्योग क्या होता है? वो उद्योग जिसमें आप मशीनें बनाते हो, है ना? तो ब्रिटेन को पता था कि अगर इंडिया ऐसी इंडस्ट्री लगा लेगा जिसमें इंडिया मशीन बनाएगा, तो जब इंडिया मशीन बनाएगा तो मशीन से क्या बना लेगा? फिनिश गुड्स बना लेगा। तो इस डर के मारे उन्होंने इंडिया में कोई भी इंडस्ट्रियल गुड्स इंडस्ट्री नहीं लगने दी। और उसके अलावा बेटा सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित भूमिका, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर, सरकार की भूमिका सीमित थी भारत के उद्योग में। उस टाइम सरकार थी कौन बेटा? 1757 में हमारी गवर्नमेंट कौन थी? कॉलोनियल गवर्नमेंट। भाई अंग्रेज हमारी सरकार थी, है ना? तो उन लोगों का हमारे उद्योग में भूमिका बहुत लिमिटेड था। वो सिर्फ उन उद्योगों को बढ़ाना चाहते थे जो उनके फायदे की है। जैसे क्या बताओ मुझे? पोर्ट उनके फायदे का था, रेलवे उनके फायदे का था, कम्युनिकेशन संचार उनके फायदे का था, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जनरेशन ये उनके फायदे का था। तो बस इन्हीं उद्योगों को वो बढ़ाना चाहते थे। ठीक है। तो बेटा आपको ये बातें, आपको कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी उससे रिलेटेड ये बातें आपको पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का कर लो बच्चे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये रहा इंग्लिश में, कर लो स्क्रीनशॉट, और ये रहा क्वेश्चन हिंदी में। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है, ये रहा हिंदी में नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या है देखो, यद्यपि उद्योग के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बहुत आवश्यक है। अरे भाई हमें पता है कि इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बहुत आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब इंग्लिश पब्लिक सेक्टर, ठीक है। इंडस्ट्री के लिए पब्लिक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्यम भारी हानि उठा रहे थे। पब्लिक सेक्टर का होना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री के लिए, लेकिन ज्यादातर पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री को क्या हो रहा था बेटा, लॉस हो रहा था, और अर्थव्यवस्था के संसाधनों की बर्बादी के साधन बने हुए थे। मतलब कि ज्यादातर पब्लिक सेक्टर के उद्योग 19 में आपको बता दूं 1950 से 1990 तक आपके देश में ज्यादातर इंडस्ट्री किसके कंट्रोल में थी, पब्लिक सेक्टर के। तो कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर का होना बहुत जरूरी है, लेकिन पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री ज्यादातर लॉस में थी, और इस चक्कर में क्या हो रहा था, हमारे संसाधन खराब हो रहे थे, ठीक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और जो है सार्वजनिक क्षेत्र की, ये बेटा सार्वजनिक है, सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमों की उपयोगिता पर चर्चा करिए। मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पब्लिक सेक्टर के हाथ में अगर एक देश की इंडस्ट्री रहती है तो उसके क्या फायदे होते हैं, ठीक है। 1950 टू 1990 इंडिया की इंडस्ट्री किसके हाथ में थी, पब्लिक सेक्टर के, मतलब गवर्नमेंट के, सरकार के हाथ में थी। तो इसके हमें क्या क्या फायदे हुए थे या क्या क्या फायदे इसके होते हैं, ठीक है। इंग्लिश बच्चा आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लो इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूं आपको क्या क्या इसके हमें फायदे होते, ध्यान देना। सबसे पहला फायदा, देखो पहला फायदा क्या है, देखो बच्चों क्या है, इट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। अगर आप इंडस्ट्री किसको दे दोगे, पब्लिक सेक्टर को, सार्वजनिक क्षेत्र को, तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री का बेस बना देगा आपके देश में, ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं, द पब्लिक सेक्टर प्ले अ वाइटल रोल, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण भूमिका, किस चीज के डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जो कैसी इंडस्ट्रीज, जिनमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, और जिसमें लॉन्ग पीरियड तक, लंबे समय तक आपको वेट करना पड़ेगा। देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं इस क्वेश्चन में, क्या है, पब्लिक सेक्टर के हाथ में इंडस्ट्री होने के क्या फायदे होते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में। पहला, स्ट्रॉन्ग बेस बना देगा इंडस्ट्री के लिए पब्लिक सेक्टर। दूसरा, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ज्यादा कैपिटल चाहिए और ज्यादा समय तक वेट करना पड़ेगा, ऐसी इंडस्ट्री को भी डेवलप करके देगा। उसके अलावा डेवलप करके देगा क्या बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारिक संरचना विकसित करके देगा। और क्या करेगा बेटा, क्या लिखा है, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, जो पिछड़े हुए क्षेत्र है बेटा, वहां पे इंडस्ट्री डेवलप करके देगा पब्लिक सेक्टर। और क्या होगा बेटा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर भी जनरेट करके देगा पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर के हाथ में इंडस्ट्री रहने के ये फायदे हैं। देखो और भी कुछ है, जरा देखो और क्या पॉइंट्स है हमारे पास। कंट्रोल एंड मैनेज ऑफ द इंडस्ट्रीज इन विच स्ट्रेटेजिक सेक्टर, लाइक जैसे डिफेंस से रिलेटेड चीजें या न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड चीजें, तो ऐसी इंडस्ट्री को भी ये कंट्रोल करके देगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, सबको क्लियर है क्वेश्चन? हिंदी वाले बच्चों आप भी देख लो बेटा, क्या क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन ये था कि पब्लिक सेक्टर के हाथ में इंडस्ट्री रहने के क्या क्या फायदे होते हैं। देखो क्या लिखा है, यह सही है कि बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भारी हानि उठा रहे हैं, परंतु फिर भी वो बहुत उपयोगी होते हैं, देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं महत्वपूर्ण? पहला, मजबूत औद्योगिक आधार देंगे वो। सार्वजनिक क्षेत्र उन उद्योगों के लिए विकास में, मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है उनके विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके लिए भारी निवेश। ये देख लिया आपने, पहला क्या बोल गया मैं, पहला पॉइंट मैं क्या बोल गया हूं आपको, फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान दो, क्या है, मजबूत औद्योगिक आधार देगा। सेकंड पॉइंट पे ध्यान दो, ये बेटा ये मिसप्रिंट है, सेकंड पॉइंट पे ध्यान दो, क्या होगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ऐसे उद्योगों के लिए जिसमें ज्यादा निवेश चाहिए और ज्यादा समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। आधारिक संरचना को मजबूत करेगा और पिछड़े क्षेत्रों के लिए बहुत लाभदायक होता है, मतलब जो बैकवर्ड एरिया है वहां पे इंडस्ट्री बना देगा, देश को रोजगार प्रदान करेगा। तो ये फायदे हैं पब्लिक सेक्टर के हाथ में इंडस्ट्री रहने के। और देखो और क्या लिखा है, राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु जो उद्योग है उन सबके लिए फायदेमंद होगा, तो ये है। और क्या कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र लाभ अर्जित करने के लिए नहीं अपितु देश के कल्याण को बढ़ाने के लिए काम करता है। समझ गए मेरी बात ना आप? फाइनली कंक्लूजन क्या है इस आंसर का, समझ में आया आपको कि पब्लिक सेक्टर के हाथ में अगर इंडस्ट्री रहेगी, है ना, अगर सरकार के हाथ में इंडस्ट्री रहेगी तो सरकार ऐसी जगहों पे इंडस्ट्री के लिए बेस बनाएगी जो बैकवर्ड एरिया है,
ठीक है। इंडस्ट्री के लिए आधारिक संरचना मजबूत कर देगी, और क्या करेगी, जो सामाजिक कल्याण के उद्योग है उनको बढ़ावा देगी, और क्या करेगी सरकार, रोजगार को बढ़ावा देगी। ठीक है। भारत में पब्लिक सेक्टर के हाथ में इंडस्ट्री कब से कब तक था, 1950 टू 1990 लीडिंग रोल में पब्लिक सेक्टर थी, सरकारी क्षेत्र। चलो जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ो, क्या है ध्यान देना, योजना काल में सार्वजनिक क्षेत्र और औद्योगिक विकास में अग्रिम भूमिका क्यों सौंपी गई? Why was the public sector given the leading role in the industrial development during the plan period? आपको बार बार मैं कह रहा हूं, प्लान पीरियड पहले तो बताओ शुरू कहां से हुआ था, सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया ने कब किया था, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 में। ठीक है, ये पहला पीरियड है 5 ईयर प्लान, पहली बार पंचवर्षीय योजना भारत ने यहीं पे बनाई थी। और टोटल कितने 5 ईयर प्लान बनाए भारत ने, 12। सबको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ 5 ईयर प्लान कितने थे भारत में, 12 5 ईयर प्लान टोटल थे। फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जब 5 ईयर प्लान शुरू हुआ तो इंडस्ट्री को डेवलप करने की प्रमुख भूमिका आपने पब्लिक सेक्टर को क्यों दे दी? ठीक है, इसके पीछे 3 बातें हैं बच्चों, ध्यान दे दो तीनों बातों पे। पहला पॉइंट देखो क्या है इसके पीछे, पहला पॉइंट देखो क्या है, निजी क्षेत्र के पास बेटा पूंजी की कमी थी। जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसके पास बेटा इतना कैपिटल नहीं था कि वो इंडिया में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर पाए। दूसरा, निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन की कमी, इंसेंटिव। प्रोत्साहन क्या होता है बेटा प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का प्रोत्साहन बेटा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट भारत के व्यापार में, भारत के बाजार में निजी व्यापारियों को प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा था। तीसरा, सामाजिक कल्याण का उद्देश्य, सरकार का मेन पर्पस था लोगों का वेलफेयर करना, क्योंकि बेटा ये 1950 के टाइम की बात है और उस टाइम इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन थी। तो इन 3 बातों को नजर में रखते हुए हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसको दे रखी थी बेटा, पब्लिक सेक्टर को। ठीक है, 1950 से 1990 तक। तीनों पॉइंट ठीक, पहला प्राइवेट सेक्टर के पास पूंजी नहीं थी, दूसरा प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव मतलब लाभ चाहिए था जो भारत के बाजार में नजर नहीं आ रहा था, और तीसरा गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी, कल्याण करना चाहती थी। और प्राइवेट सेक्टर कल्याण नहीं करता, वेलफेयर नहीं करता, वो किसके लिए काम करता है, वो लाभ के लिए काम करता है। चलो जी, उम्मीद है सबको ठीक है। क्वेश्चन को बेटा स्क्रीनशॉट करते रहो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारे। ये रहा आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास, समानता के साथ विकास योजना के उद्देश्य को समझाइए। एक्सप्लेन द प्लानिंग ऑब्जेक्टिव ग्रोथ विद इक्विटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लो, हिंदी इंग्लिश दोनों। समानता के साथ विकास योजना का उद्देश्य समझाइए। एक्सप्लेन द प्लानिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद इक्विटी। बेटा यहां पे ना आपको इन दोनों वर्ड को समझ लेना चाहिए, सीधी बात। आपको विकास मतलब कि ग्रोथ को समझ लेना चाहिए कि ग्रोथ किसे कह रहे हैं, और दूसरी बात इक्विटी किसे कह रहे हैं। बेटा ग्रोथ का मतलब होता है अपने देश की जीडीपी को बढ़ाना, ठीक है, और ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है अगर ग्रोथ हुआ, आपकी जीडीपी बढ़ी और जीडीपी का बड़ा हिस्सा कौन ले गए, अमीर लोग ले गए, तो फिर जीडीपी के बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए बोल रहा है कि भाई ग्रोथ करो, लेकिन किसके साथ करो, किसके साथ करो, समानता मतलब इक्विटी के साथ। ग्रोथ आपको इक्विटी के साथ करना है। इक्विटी कब होगी बेटा, समाज के 2 वर्ग हैं, रिच एंड पुअर, ठीक है, और जब हर व्यक्ति के पास इतनी इनकम चली जाए कि हर व्यक्ति अपनी 5 बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, आपको पता है हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, शेल्टर और क्लॉथ्स, अगर हर बंदा खरीद पा रहा है तो समझ लो इक्विटी देश में आ गई है। तो ये पॉइंट कह रहा है कि भाई आपको ग्रोथ करना है, लेकिन किसके साथ, इक्विटी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, स्क्रीनशॉट कर लो क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, ग्रोथ विद इक्विटी के बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, बेटा आंसर पीडीएफ से ले लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, डिस्कस ब्रीफली हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जिसको लैंड रिफॉर्म भी बोलते हैं, हैव प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर। कह रहा है कि भाई बताओ, संक्षेप में चर्चा करो, किस बात पे चर्चा करो कि जो आपने भूमिगत सुधार किए थे। हिंदी बच्चों, भूमिगत सुधार को संस्थागत सुधार भी कहते हैं। कह रहे संक्षेप में बताओ कि जो आपने
संक्षेप में चर्चा करो कि कैसे संस्थागत सुधार या भूमिगत सुधार ने भारतीय कृषि को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेटा मैं आपको साफ बताऊं, देखो जब 1950 में हमें आजादी मिली तो उस टाइम हमारी कृषि की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे यहाँ पे असमानता थी, इनइक्वालिटी। जमीन सारी की सारी पता है किसके हाथ में थी? जमींदारों के हाथ में। किसानों के पास जमीन का कोई अधिकार नहीं था। तो कृषि में समानता आ पाए, इक्विटी आ पाए, इसलिए हमने क्या किया बेटा? लैंड रिफॉर्म, भूमिगत सुधार, जिसको आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, संस्थागत सुधार भी कहते हो। इसमें बच्चे हमने टोटल 3 काम किए। पहला काम हमने क्या किया? पहला काम हमने बिचौलियों का उन्मूलन कर दिया, मतलब कि जमीन और किसान के बीच जो जमींदार थे उन्हें निकाल दिया, ताकि जमीन पे अधिकार किसान का हो, किसान पूरी मेहनत से खेती करे, सारी इनकम अपने घर ले जाए। दूसरा हमने क्या किया बच्चों? हमने लैंड सीलिंग कर दी, भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण। हमने जमीन की एक अधिकतम सीमा बता दी और हमने ये कह दिया कि इससे ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो सरकार वो जमीन ले लेगी, ठीक है। और तीसरा बेटा एक वर्ड है चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। इसका मतलब होता है किसान के जो जमीन के टुकड़े दूर दूर हैं उसको एक जगह किसान को इकट्ठा करके हमने दे दिया, ठीक है। ये बात सबको, तो ये है ये क्वेश्चन कि भाई हमने संस्थागत सुधार इसलिए किया ताकि कृषि में समानता आ जाए, और संस्थागत सुधार के अंदर, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर, जिसे लैंड रिफॉर्म भी बोलते हैं, हमने 3 काम किए। तीनों पता चल गया आपको? एक बिचौलियों का उन्मूलन, दूसरा लैंड सीलिंग, भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण, और तीसरा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, जमीन की चकबंदी। तो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, हिंदी आप कर लो बेटा, और इंग्लिश वाले बच्चे आप भी स्क्रीनशॉट कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति से रिलेटेड। देखो जरा क्या है क्वेश्चन, हरित क्रांति क्या है, यह क्यों लागू की गई और इससे किसानों को क्या लाभ हुए? व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाई वाज इट इंप्लीमेंटेड, और इससे फार्मर्स को क्या फायदा हुआ? बेटा देखो, HYV सीड, HYV बीजे, और रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक, इन 3 चीजों का उपयोग करके, देख लो, HYV सीड, रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन 3 चीजों का यूज करके फूड ग्रेन, अनाज के प्रोडक्शन को बढ़ाना ही ग्रीन रेवोल्यूशन है। हरित क्रांति का मतलब है कि आप अनाज के उत्पादन को बढ़ाओ, HYV सीड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि बेटा हमारे पास, हम ना फूड के लिए, अनाज के लिए यूएस जैसे देशों पे डिपेंडेंट है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, क्योंकि हमारी कृषि की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, उत्पादन की गति बहुत कम थी, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। और इसके बेटा हमें क्या फायदे हुए, इसके बेनिफिट्स क्या हुए हमें? तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बेनिफिट्स बेटा, 3 फायदे हुए। पहला, बिक्री अधिशेष, मार्केटेबल सरप्लस, हम इतनी खेती करने लगे कि परिवार के उपयोग के बाद फसल बच जाती है बाजार में बेचने को। दूसरा, बफर स्टॉक, आज हमारे सरकार के पास बहुत बड़ी मात्रा में बफर स्टॉक है, और अगर कभी भी अकाल आएगा, सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी या कोई भी समस्या होगी तो वहां से सरकार फसलों का, मतलब अनाज का उपयोग कर सकती है। और तीसरा, लो इनकम ग्रुप के लोगों के लिए फायदेमंद। बेटा पहले क्या होता था, अनाज आयात करके लाते थे तो गरीब लोग अनाज नहीं खरीद पाते थे, ठीक है ना। लेकिन अब खुद के देश में हरित क्रांति की वजह से बड़ी मात्रा में खेती होने लगी, तो अब हमारे देश के खुद के किसान, हमारे देश के गरीब लोग अब खुद की खेती किए हुए अनाज को सस्ते रेट पे खरीद सकते हैं। तो हरित क्रांति के 3 फायदे हुए, मार्केटेबल सरप्लस, विक्रय अधिशेष बोलते हैं हिंदी में, दूसरा बफर स्टॉक बना लिया हमने, और तीसरा क्या किया बच्चों हमने? तीसरा, हमारे देश के गरीब लोगों को फायदा होना शुरू हुआ, क्योंकि अब देश में अनाज मिल रहा था सस्ते रेट पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों इसका भी। चलो आगे, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपके लिए हमारे पास, ये तो आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, डज मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव create contradiction in the light of employment generation, explain। क्या नियोजन उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण रोजगार सृजन के संदर्भ में विरोधाभास है? मैं आपको बताता हूं बेटा क्या हुआ। 1951 से 5 ईयर प्लान बनाना शुरू किया गया। बताइए आपको, सबसे पहला 5 ईयर प्लान 51 से
1956 में बना था और सबसे आखिरी 2012 से 2017 में। ठीक है, तो जब ये पंचवर्षीय योजनाएं की जा रही थी तो उसमें कई सारे उद्देश्य सोचे गए, जिसमें से दो उद्देश्य ये भी है, एक फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार, और दूसरा बेटा मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। और अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दोनों चीजें एक साथ पूरी नहीं हो सकती है, ये दोनों एक दूसरे का विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्ट है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? तो हाँ, हम एग्री करते हैं, ये सच है, ये सही है कि मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अब सोचो बेटा, अगर आप मॉडर्नाइजेशन करोगे तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप नई मशीनें लाने की बात कर रहे हो। जब आप नई मशीनें लाओगे बेटा तो काम तो मशीन करेगा, जब काम मशीन करेगा तो फिर देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो सकता है? समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? मतलब जो प्लानर्स थे, योजनाकर्ता जो थे, उन्होंने एक साथ दो ऐसी चीजें सोची जो पूरा करना मुश्किल है। ठीक है, उन्होंने कहा हम करेंगे आधुनिकीकरण, हम करेंगे मॉडर्नाइजेशन, मतलब नई मशीनें लाएंगे, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम रोजगार उत्पन्न करेंगे। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? जब नई मशीनें आएंगी तो लोगों का रोजगार छिनेगा। तो इस क्वेश्चन को बेटा स्क्रीनशॉट कर लो, एक अच्छा क्वेश्चन है आपका कि क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और मॉडर्नाइजेशन एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हैं, मतलब एक दूसरे का विरोधाभास है? हाँ बिल्कुल, दोनों एक साथ पूरा नहीं किया जा सकता है। बच्चे अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लो इसको। हिंदी वाले बच्चों, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे रास्ते से भी इंग्लिश पूछा जा सकता है, ये लिखा हुआ है हिंदी, आप भी देख लो। इसी क्वेश्चन को दो तरीकों से पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है, चलो मैं यहां से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है आपके पास। ये क्वेश्चन बेटा हमने पीछे कवर कर लिया, ये क्वेश्चन ना दो बार डल गया है, तो ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया बेटा पीछे। ये क्वेश्चन वही वाला है बच्चे जो मैंने अभी आपको बोला था ना कि पब्लिक सेक्टर वैसे तो बहुत ज्यादा लॉस में होता है और पब्लिक सेक्टर से हमारे संसाधन खराब होते हैं अगर आप इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर के हाथ में दे देते हो, लेकिन फिर भी पब्लिक सेक्टर के कुछ फायदे हैं, वो बताओ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पब्लिक सेक्टर जो है इंडस्ट्री के लिए अच्छा बेस बना देता है। पब्लिक सेक्टर के हाथ में अगर इंडस्ट्री रहेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना शुरू हो जाएगा, और उसके अलावा जो है इकोनॉमिक वेलफेयर, अर्थव्यवस्था का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। तो ये वही वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, ये दो बार आ गया है क्वेश्चन। ये आंसर है बच्चे उसका। हाँ जी, इन सारी चीजों पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं आपके लिए। एक तो स्ट्रेटेजिक सेल एंड माइनॉरिटी सेल, हिंदी रणनीतिक और अल्पसंख्यक बिक्री। बेटा कुछ नहीं होता, देखो जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री है, पहली बात तो उसे पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हिंदी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। अगर बेटा आप बात को समझो, अगर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का 49% या उससे कम शेयर सरकार प्राइवेट सेक्टर को बेचती है, अगर सरकारी कंपनी के 49% या उससे कम शेयर सरकार किसको बेचती है? प्राइवेट सेक्टर को, तो इस तरीके के सेल को बेटा अल्पसंख्यक बिक्री, इट मींस की जो है माइनॉरिटी सेल कहते हैं। और अगर सरकार क्या करती है, पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्री है उसका 51% या उससे ज्यादा निजी क्षेत्र को बेच देती है, तो इसको आप जो है स्ट्रेटेजिक सेल, इट मींस की रणनीतिक बिक्री कहते हो। ठीक है, उसके अलावा बच्चों टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, हिंदी टैरिफ और गैर टैरिफ, हिंदी टैरिफ को हिंदी में प्रशुल्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, जब आप इंपोर्ट को रोकने के लिए हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हो, आयात कर ज्यादा बढ़ा देते हो, तो इंपोर्ट पे जो टैक्स आपने बढ़ा दिया या इंपोर्ट पे जो टैक्स आपने लगा दिया, उसी टैक्स को आप क्या नाम देते हो बेटा? टैरिफ। मतलब सिंपल सी बात कि अगर कोई कहता है टैरिफ क्या है, तो इंपोर्ट पे लगने वाले टैक्स को टैरिफ कहते हैं। आप सबको पता होना चाहिए 1950 से 1990 के बीच हम एक नीति पे काम कर रहे थे जिसका नाम था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन। इसमें क्या था कि हम आयात नहीं करेंगे, अपने देश में बनाएंगे, तो आयात प्रतिस्थापन करने के लिए हमने आयात पे भारी टैरिफ लगा दिया था, मतलब कि कर लगा दिया था। और दूसरा बेटा नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है? ये भी इंपोर्ट को रोकने के लिए होता है। अगर इंपोर्ट को रोकने के लिए आपने कोटा डिसाइड कर दिया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, मात्रात्मक प्रतिबंध लगा दिया कि आपका देश इस सीमा से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेगा, तो उस मात्रात्मक प्रतिबंध को आप नॉन टैरिफ बैरियर का नाम देते हो, गैर टैरिफ प्रबंध। ठीक है बेटा, उसके बाद बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड किसे कहते हैं? द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार।
बेटा जब व्यापार दो देशों के बीच होता है तो उसे बायलैटरल ट्रेड मतलब द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं, और जब व्यापार दो से ज्यादा देशों के बीच होता है बेटा तो वो मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय व्यापार है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट था ये सब भी। अगला है आपके पास, ये तो आंसर है, ये रहा बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चे क्या है, वाई हैज द इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म पुअरली इन द रिफॉर्म पीरियड। सुधार अवधि में औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन खराब क्यों रहा। बेटा पहले पता है सुधार हुआ कब था, 1991 में भारत ने अपनी पुरानी पॉलिसी को चेंज कर दिया। पहले पुरानी पॉलिसी थी हमारी एलक्यूपी लाइसेंस कोटा परमिट, और 1991 में हमने इसको छोड़ दिया और इसके लिए हम नई नीति लेके आ गए एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, तो क्या कि हमारा ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है कि जब आपने रिफॉर्म किया 1991 में, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, जब हमने रिफॉर्म किया ना तो उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये याद रखना, 1 मार्कर क्वेश्चन है आपका। अभी ये क्वेश्चन क्या है कि जब हमने रिफॉर्म किया तो रिफॉर्म करने से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र, इसका परफॉर्मेंस खराब क्यों हो गया। बेटा 3 बातों की वजह से इसका परफॉर्मेंस खराब हो गया। क्या है वो 3 बातें। सबसे पहली बात है बेटा, अब हमें सस्ते आयातित वस्तु मिलने लगी, चीपर रेट पर हमें इंपोर्टेड गुड्स मिलने लगा। अब आप बताओ, जब आपके देश को सस्ते रेट पे बाहर से बनी हुई चीजें मिल जाएंगी तो आप तो इंपोर्ट करोगे, और जब आप इंपोर्ट करोगे तो नतीजा अपने देश की इंडस्ट्री पे ताला लग जाएगा बच्चे। ये हुआ। दूसरा क्या हुआ बेटा, देखो हमारी सरकार हमें बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाई, मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एक देश को बढ़ाने, एक देश में इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हमें रोड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, सरकार वो सारी सुविधाएं नहीं दे पाई बेटा। और तीसरी बात बच्चे, ये जो विकसित देश है ना, डेवलप्ड कंट्रीज, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देशों द्वारा गैर टैरिफ प्रतिबंध लगा दिया गया। सारे डेवलप कंट्रीज ने इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिया, गैर टैरिफ प्रबंध मतलब कि कोटा लगा दिया। अमेरिका जैसे देशों ने एक कोटा डिसाइड कर दिया कि इंडियन प्रोडक्ट को हम इससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे। इन 3 बातों की वजह से बेटा रिफॉर्म के बाद, रिफॉर्म की प्रक्रिया के बाद हमारी इंडस्ट्री की हालत खराब हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बड़े काम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, मैं फिर भी दिखा देता हूं आपको एक बार क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है आपके पास, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, देखो क्या है, कह रहा है डिस्कस करो इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया इन द लाइट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। सामाजिक न्याय और कल्याण के आलोक में भारत में आर्थिक सुधार की चर्चा कीजिए। कहने का मतलब यह है कि आपको आलोचना करनी है, बुराई करनी है भारत में जो आर्थिक सुधार हुए उसकी। क्या क्या बुराइयां हैं जरा ध्यान देना। जब हमने सुधार किया 1991 में तो उसकी वजह से क्या क्या समस्याएं रही। देखो पहली समस्या क्या रही, देखो क्या लिखा है, बढ़ती हुई बेरोजगारी। जब हमने सुधार किया तो हम आधुनिकीकरण की तरफ चले गए, मॉडर्नाइजेशन की तरफ। रिफॉर्म के बाद इंडिया ने मॉडर्नाइजेशन किया ना बेटा, तो जब मॉडर्नाइजेशन किया तो नई मशीनें आई, नई मशीनों ने देश में क्या किया, नई मशीनों ने देश में जीडीपी को बढ़ा दिया लेकिन रोजगार को घटा दिया। दूसरा देखो बेटा क्या हुआ, सरकार ने सब्सिडीज हटा दी। एग्रीकल्चर को जो सब्सिडीज मिलती थी, कृषि को जो आर्थिक सहायता मिलती थी, सरकार ने वो हटा दिया। नतीजा देश के गरीब किसान अब कृषि के लिए आगत नहीं खरीद पा रहे थे। सुधार के बाद की बात कर रहा हूं। तीसरा क्या किया, देखो बच्चों तीसरा क्या किया, जो खाने पीने की चीजें हैं, खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि, जो फूड ग्रेन है बेटा उसकी कीमत बढ़ गई। वजह क्या है, हमारी सरकार ने हमारे किसानों को फोर्स किया कि भाई तुम खेती करो एक्सपोर्ट करने के लिए। जब हम एक्सपोर्ट करने के लिए खेती करेंगे तो नतीजा क्या होगा, देश में खाने पीने की चीजों की कमी हो जाएगी, और जब चीजों की कमी होगी तो रेट क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। अगला पॉइंट देखो क्या है, सस्ता आयातित माल, इंपोर्टेड गुड्स हमें सस्ता पड़ने लगा, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था ये वाला पॉइंट। और देखो क्या हुआ बेटा,
देश में उपभोक्तावाद मतलब कि कंज्यूमरिज्म फैलना शुरू हो गया। उपभोक्तावाद किसे कहते हैं पता है आपको? कंज्यूमरिज्म क्या होता है पता है आपको? कंज्यूमरिज्म का मतलब है कि जब हमारी क्रय शक्ति बढ़ती है, परचेजिंग पावर, तो हम इनकम का बड़ा हिस्सा अनावश्यक वस्तुओं पे खर्च करते हैं। ऐसे हम भी करने लग गए, हमारी खरीदने की क्षमता बढ़ने लगी और हम अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा विदेशी चीजों पे खर्च करने लग गए। तो मतलब उपभोक्तावाद भी हमारे यहाँ पे बढ़ने लगा। और उसके अलावा बेटा एक और नुकसान कि हमारा असंतुलित विकास हो रहा था। कैसा विकास हो रहा था बेटा? असंतुलित विकास, मतलब कि हमारा जो ग्रोथ हो रहा था वो ग्रोथ कैसा ग्रोथ था? इनबैलेंस ग्रोथ। तीन सेक्टर होते हैं ना बेटा, प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री, टर्शरी मतलब सेवा क्षेत्र। जब एक देश में ये तीनों सेक्टर बढ़ेंगे बेटा तब वो देश विकसित होगा, तब वो देश क्या हो पाएगा? विकसित हो पाएगा। लेकिन हमारे यहां पे क्या था? एग्रीकल्चर, सुधार के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया, सुधार के बाद इंडस्ट्री सेक्टर भी ग्रो नहीं कर पाया। सिर्फ कौन ग्रो कर रहा था? सेवा क्षेत्र, वो भी कुछ गिनी चुनी चीजों में, जैसे कि टूरिज्म में कर रहा था ग्रो, फाइनेंस सेक्टर में, एंटरटेनमेंट में, कुछ गिनी चुनी चीजों में वो भी सेवा क्षेत्र बस ग्रो कर रहा था सुधार के बाद, 1991 के बाद। तो इसलिए हमने वर्ड यूज किया कि भाई हमारे यहाँ पे असंतुलित विकास हो रहा था। ठीक है, तो ये याद रखें आप कि भाई सुधार के बाद जो हमारे सामने समस्याएं वो ये समस्याएं थी। ठीक है, एक बार इंग्लिश वाले बच्चों यार आप भी पॉइंट के नाम देख लो यहाँ पे। क्या क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गया, इंग्लिश, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज हटा दी, प्राइस फूड ग्रेन के बढ़ गए, खाने पीने की चीजों के रेट बढ़ गए, चीपर इंपोर्टेड गुड्स, आयातित वस्तु सस्ती मिलने लग गई हमें। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ? कंज्यूमरिज्म देश में बढ़ा और देश का कैसा ग्रोथ हो रहा था बेटा? अनबैलेंस्ड, असंतुलित विकास हो रहा था देश का। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, भारत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं, इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? कई सारी प्रॉब्लम है बेटा। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम है अपर्याप्त संसाधन, इनसफिशिएंट रिसोर्सेस। बेटा देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन हमारे पास संसाधन क्या है? अपर्याप्त है। दूसरा देखो बेटा क्या, गंभीर अकुशलता, मतलब कि हम संसाधनों की बहुत बड़ी मात्रा में हम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस कर रहे हैं क्योंकि हम अकुशल हैं, हमें हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम एजुकेटेड नहीं है, इस चक्कर में हमारे यहाँ पे संसाधनों की बहुत ज्यादा बर्बादी हो रही है बेटा। अगला, बुद्धिजीवियों का अपवहन, मतलब इसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं बेटा। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है, इसका मतलब है कि भाई देश में कुछ लोग पैदा हुए, यहाँ पे पढ़े लिखे, यहाँ पे डिग्री ली और जब बात आई देश के लिए काम करने की तो वो विदेशी देशों की तरफ चले गए। बुद्धिजीवी लोग होते हैं ये, मतलब कि अपने देश को ये छोड़ के चले जाते हैं। उसके अलावा जनसंख्या का बहुत तेजी से बढ़ना, पॉपुलेशन का ग्रोथ होना और कई सारे असंतुलन, जैसे सरकार शिक्षा पे सही तरीके से खर्च नहीं कर पा रही है, स्वास्थ्य पे सही तरीके से खर्च नहीं कर पा रही और उचित मानव शक्ति नियोजन का अभाव, मतलब कि गवर्नमेंट मैन पावर प्लानिंग नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट ये प्लानिंग नहीं कर पा रही कि कौन से सेक्टर में कितने लोगों को काम मिलना चाहिए। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जिनकी वजह से आपके देश में मानव पूंजी निर्माण नहीं हो पा रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलो। देखो क्या क्वेश्चन है कि पूरी दुनिया में आज शिक्षा का स्तर जो है वो सुधर रहा है और इसके साथ साथ आय की असमानता, जो इनकम में इनइक्वालिटी है वो कम हो रही है। तो बताओ भाई ऐसा क्यों हो रहा है? पता है ना, क्वेश्चन समझ गए आप? पूरे वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है? एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है बेटा? पॉवर्टी, जो रिच और पुअर के बीच का गैप है वो घट रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो ना। विश्व भर में औसत शैक्षिक स्तर में सुधार के साथ साथ विषमताओं में कमी की प्रवृत्ति पाई गई है। टिप्पणी करिए। विषमता मतलब इनइक्वालिटी, रिच और पुअर के बीच का गैप कम होता जा रहा है। बहुत सीधी बात है ना बेटा। देखो जब एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा तो हमारे अंदर स्किल बढ़ेगी, कुशलता बढ़ेगी और जब हम कुशल होंगे बेटा तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी, कमाने की क्षमता बढ़ेगी। तो जो लोग गरीब हैं उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे क्या होगा? ऊपर होना शुरू हो जाएगा और असमानता होनी कम हो जाएगी। ले लीजिए बेटा इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। चलो आगे। इंडियन इको है, इसमें तो बोलने का ही काम होगा, सुनते चलो आप फटाफट क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो बच्चों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। भारत में स्त्री शिक्षा, भारत में स्त्री शिक्षा के
प्रोत्साहन की आवश्यकता पर चर्चा करें। डिस्कस द नीड फॉर प्रमोटिंग वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। स्त्री को शिक्षा देना क्यों जरूरी है? बेटा देखो, पहला, वुमेन को एजुकेशन दोगे तो वो फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट हो जाएगी, आर्थिक तौर पे वो खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। दूसरा, वुमेन को एजुकेशन दोगे बेटा तो वुमेन हेल्थ इंप्रूव होगी, उनका स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, क्योंकि फिर उन्हें पता होगा कि भाई किस एज में शादी करनी चाहिए और हर चीज उन्हें पता होगी। ठीक है। अगला, वुमेन को एजुकेशन दोगे बेटा तो देश में फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर घटेगा, मतलब महिलाएं औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है वो उस दर में कमी आएगी। और वुमेन को एजुकेशन दोगे बेटा तो देश में महिलाओं का जो स्वास्थ्य, तो मैंने बताई दिया, जनसंख्या कम होनी शुरू हो जाएगी, जो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है वो घटनी शुरू हो जाएगी। तो वुमेन एजुकेशन इसलिए एक देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रीनशॉट कर लो। चलें, अगला क्वेश्चन है बेटा, शिक्षा को एक राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण आगत माना जाता है, क्यों? एजुकेशन कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट इनपुट इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। वाई? एजुकेशन को आप एक इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों मानते हो? देखो बेटा, ये कुछ बातें हैं, इन बातों की वजह से हम कहते हैं कि शिक्षा एक देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात, शिक्षा लोगों को ऊंची आय अर्जित करने में सहायता करता है, सही है ना? एजुकेटेड लोग ज्यादा कमा पाते हैं। दूसरा, यह बेहतर सामाजिक सोच बनाता है और गर्व प्रदान करता है ना। जब एजुकेटेड लोग होंगे तो वो सही सोच पाएंगे और उन्हें अपनी सोच पे और अपने ऊपर प्राउड फील होगा। ठीक है। अगला क्या है, यह व्यक्तियों को जीवन में बेहतर जीवन होना चाहिए था बेटा, यहाँ पे जीवन में बेहतर चयन करने में सहायता करता है, बेटर चॉइस। आप बताओ ना, एक पढ़े लिखे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चुन पाएंगे या एक ऐसे पेरेंट्स बेचारे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की? तो बेटर चॉइस लाइफ में कौन कर पाता है? जो एजुकेटेड है। तो ये शिक्षा के महत्व हैं। ठीक है। उसके अलावा यह समाज में हो रही परिवर्तनों को समझने के लिए ज्ञान प्रदान करता है। एजुकेशन आपको इस लायक बनाता है कि आप सोसाइटी में होने वाले चेंजेस को तुरंत अडॉप्ट कर लेते हो, है ना। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो एजुकेटेड पर्सन तुरंत मास्क पहनना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि किन चीजों से मुझे बचना है। कोरोना के टाइम पे एजुकेटेड लोगों को बोलना नहीं पड़ा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो और मास्क पहनो, हैंड वॉश करो, ये सब एजुकेटेड लोगों को सिखाना नहीं पड़ा, क्योंकि वो सोसाइटी के चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। और एजुकेटेड पर्सन नव प्रवर्तन को बढ़ावा देते हैं, मतलब इन्वेंशन और इनोवेशन, नई चीजों को ढूंढ के लाना, आविष्कार करना एजुकेटेड लोगों की खास बात होती है। उसके अलावा यह नई तकनीक को अपनाने में भी सहायता करता है। जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं। और जो शिक्षित लोग नहीं है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं अपनी दादी माँ को एंड्रॉयड फोन चलाना सिखाऊंगा तो वो जल्दी नहीं सीख पाएंगी, है ना। लेकिन अगर मान लो मैं आज की किसी 4-5 साल के बच्चे को सिखाऊंगा जो एजुकेशन ले रहा है, 6-7 साल का कोई बच्चा, तो वो जल्दी अडॉप्ट कर लेगा, है ना। तो एजुकेटेड पर्सन जो है न्यू टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट करता है, लेकिन जो एजुकेटेड नहीं है वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाता। तो ये है शिक्षा का महत्व एक अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, कर लो स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है आपके लिए, निम्न को मानव पूंजी निर्माण के स्रोत के रूप में समझाइए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इन चीजों के महत्व को बताना है। पहला, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। बेटा देखो, स्वास्थ्य पर व्यय, आप सबको पता है जो एजुकेटेड पर्सन होता है, सॉरी जो हेल्दी पर्सन होता है, जो फिट है, वो बेटा ऑफ नहीं करेगा, है ना, छुट्टी नहीं मारेगा क्योंकि वो फिट है। और जब ऑफ नहीं करेगा बेटा तो लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की हानि नहीं होगी। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में रोल है किसका, हेल्थ का। और बेटा आप सबको पता है कि हेल्थ पे कई तरीकों का खर्चा होता है, जैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन, सोशल अवेयरनेस पे पैसा खर्चा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे, है ना, और सैनिटेशन पे। 5 तरीकों का एक्सपेंडिचर हेल्थ पे होता है। और अगला बेटा एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन हिंदी में क्या कहते हैं आप, देखो हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रवसन पर व्यय। ठीक है, माइग्रेशन मतलब ये लिखा हुआ है आपका प्रवसन पर व्यय। ठीक है, क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। बेटा देखो, माइग्रेशन का मतलब है, प्रवसन का मतलब है अच्छी सैलरी और अच्छी जॉब के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। ठीक है, तो बेटा जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होगे, कुछ सीखने के लिए आप जाओगे, तो जाने में जो खर्चा आया उससे कई गुना ज्यादा
जब आप ह्यूमन कैपिटल बन जाओगे तो आप कमा पाओगे, राइट ना। और आपको पता होना चाहिए जब कोई माइग्रेशन करता है तो 2-3 तरीकों का खर्चा है, जैसे एक जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दूसरा उस महंगी जगह पे जाके रहने का खर्चा, लिविंग कॉस्ट, और एक बेटा साइकिक कॉस्ट होता है, मतलब कि मेंटली जो उसको थोड़ा प्रेशर आएगा नई जगह का, उसकी कॉस्ट, ठीक है। तो इन दो चीजों की हेल्प से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। पहला एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ पे पैसे खर्च करेंगे तो लोग फिट रहेंगे तो लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि वो छुट्टी नहीं मारेंगे, ठीक है। और माइग्रेशन पे अगर आप खर्चा करेंगे, प्रवासन पे, जब एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, है ना, तो जाने पे खर्चा होगा आपका, जब वो रहेगा वहां तो उस पे खर्चा होगा। और इन दो खर्चों के बाद बेफिक्र रहें, जब वो ह्यूमन कैपिटल बनेगा तो अर्निंग उससे कई ज्यादा गुना अधिक होगी, ठीक है। याद रखें इसको, इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा एक पॉइंट और जोड़ लेना आप, शिक्षा और स्वास्थ्य तो हो, सॉरी क्या हो गया, स्वास्थ्य हो गया और क्या हो गया, प्रवसन हो गया। एक और जोड़ लेना बेटा इसमें, शिक्षा पर व्यय। आप सबको पता है शिक्षित व्यक्ति की कमाने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर एक व्यक्ति को आप शिक्षा दोगे, है ना, तो वो जो है एक स्किल सीख जाएगा, कुशलता सीख जाएगा, और वो अशिक्षित व्यक्ति से ज्यादा कमा पाएगा। तो इसलिए शिक्षा पर व्यय भी जरूरी है। 2 पॉइंट सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ और एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। और तीसरे नंबर पे ये भी इंपॉर्टेंट था बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। कर लो स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आपने देखा जो मैं बता रहा था बच्चों, स्वास्थ्य पर व्यय के प्रकार, निवारक औषधि पर खर्चा, टीकाकरण लगवाने पे खर्चा, है ना, और रोगनाशक औषधि, निवारक औषधि कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन, ठीक है, और ये क्या है, क्यूरेटिव मेडिसिन। उसके अलावा सामाजिक औषधि, मतलब लोगों को अवेयर करने पे पैसा खर्चा करना। उसके अलावा अच्छी निकास की सुविधा, मतलब कि साफ सफाई की सुविधा पे पैसे खर्च करना। और एक मैंने और आपको बोला, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी पे खर्चा करना, ठीक है। चलो जी, देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मानव पूंजी और मानव विकास, है ना, मानव पूंजी और मानव विकास में अंतर बताइए। डिफरेंस बताना है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में। बच्चों यार क्या दोनों सेम है? बिल्कुल भी नहीं, दोनों अलग अलग है। देखो बेटा, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फर्क है। ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी कहता है कि जब एक व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य मिलेगा, बेटर हेल्थ और बेटर एजुकेशन मिलेगा, तो उसको उस हेल्थ और एजुकेशन लेने के बाद जीडीपी में पार्टिसिपेशन करना है, मतलब प्रोडक्टिव होना है। जैसे मान लो मुझे अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य मिला, और अब उस अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के बिहाफ पे मैं कमा रहा हूं और अपने देश की जीडीपी में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, तो मैं मानव पूंजी कहलाऊंगा। लेकिन मान लो कि एक मेरा भाई है, मान लो मिस्टर एक्स, ठीक है, उसको अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य तो मिला, लेकिन, या भाई नहीं है, मान लो थोड़ा प्लान चेंज कर देते हैं, मान लो मेरी एक बहन है, एक सिस्टर है, ठीक है, उसको हमने बेटर हेल्थ और बेटर एजुकेशन दे दिया, ठीक है, और अब बेटर हेल्थ और बेटर एजुकेशन लेने के बाद उसकी शादी कर दी गई, और अब वो ससुराल में अपने घर का सारा काम काज देख रही है, लेकिन बाहर काम नहीं करने जा रही है, तो वो मानव पूंजी नहीं बन पाई बेटा। मेरी सिस्टर क्या बन गई बेटा, मेरी सिस्टर का मानव विकास हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, लेकिन वो ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाई। दोनों का फर्क समझ में आ गया। मानव पूंजी क्या कह रहे हैं कि बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन लेने के बाद आपको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहता है कि ह्यूमन का राइट है, मानव का अधिकार है कि उसे बेटर हेल्थ और बेटर एजुकेशन दो, ताकि वो लाइफ में बेटर चॉइस, बेटर डिसीजन कर पाए। अभी आप सब पढ़ रहे हो, तो ये जरूरी नहीं है कि आप सब ह्यूमन कैपिटल बन जाओ, लेकिन हाँ, आप सबका ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब कि मानव विकास जरूर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो याद रखो, मानव विकास एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, एक बड़ी अवधारणा है, और वहीं पे मानव पूंजी एक नैरो, छोटी अवधारणा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपके लिए। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, सुधार प्रक्रिया, जो सुधार की प्रक्रिया है, कृषि क्षेत्र दुष्प्रभावित हुआ है, क्यों? कह रहे बताओ कि आर्थिक सुधार की प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र पे प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है, क्यों हुआ ऐसा? इंग्लिश आप देख लो बच्चे, क्या कह रहा है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। किसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है एग्रीकल्चर सेक्टर पे? तो रिफॉर्म की वजह से। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम कई कारणों से कह रहे हैं बेटा।
देखो रिफॉर्म करने के बाद हमारी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सब्सिडी बंद कर दी, आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया। रिफॉर्म के बाद सरकार ने एग्रीकल्चर पे जो खर्चे होते हैं, जो इरिगेशन पे खर्चा था, सिंचाई पे, खाद पे खर्चा, ये सारे खर्चे देना बंद कर दिया। तीसरी बात, हमारी खुद की सरकार ने हमें फोर्सफुली, जबरदस्ती ये कहा कि भैया तुम कैश क्रॉप की फार्मिंग करो, नगद फसल की खेती करो। उसके अलावा बेटा जब सरकार ने सुधार किया तो सुधार करने के बाद आपको पता है उदारीकरण हुआ। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन जब हुआ तो आयात पे लगने वाले करों को घटा दिया गया बेटा। तो हमारे खुद के यहाँ की जो कंपनी है, फास्ट फूड की कंपनी, वो कच्चा माल हमारे किसानों से ना खरीद के क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। तो ये चार बातें बताती है कि सुधार की प्रक्रिया से एग्रीकल्चर के ऊपर खराब प्रभाव पड़ा। चार बातें बेटा, चार बातें। पहला, सरकार ने कृषि पे खर्च करना कम कर दिया। दूसरा, सरकार ने एग्रीकल्चर को जो सब्सिडी देती थी वो छीन ली। तीसरा, हमें जानबूझ के सरकार ने कहा कि अब हमारी सोच है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, अब हम निर्यात करना चाहते हैं, तो सरकार ने हमें कैश क्रॉप की खेती करने को बोला। और इंपोर्ट पे लगने वाला टैक्स जब हटाया गया बेटा, तो उसकी वजह से हमारे देश की जो फास्ट फूड कंपनी है वो बाहर से कच्चा माल खरीदने लगी, हमारे किसानों से ना खरीद के। स्क्रीनशॉट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पॉइंट लिखे बेटा, सार्वजनिक निवेश की कमी, सरकार ने निवेश कम कर दिया। आर्थिक सहायता की समाप्ति, सरकार अब आर्थिक सहायता नहीं दे रही। उदारीकरण और आयात शुल्क में कमी की वजह से हमारे यहाँ की कंपनी बाहर से चीजें खरीदने लग गई, फास्ट फूड कंपनी। और सरकार ने जबरदस्ती में क्या बोला, नगद फसल की खेती करो, मतलब वो ऐसी चीजों की खेती करो जिससे हम बेच पाए। ठीक है, देखो बेटा, सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के क्या कारण है, हमने पढ़ लिया बेटा। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कि भाई इंपोर्टेड गुड्स, जब सुधार हुआ तो सुधार के बाद आयातित वस्तु सस्ती हो गई, तो हमारे देश के लोग बाहर से चीजें खरीदने लग गए, इसलिए हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई, है ना। और भी हमने पढ़ लिया बेटा। दूसरा पॉइंट भी देखो, आधारिक संरचना और सुविधाओं का अभाव, सरकार आधारिक संरचना नहीं दे पाई, अच्छे रोड, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पाई ताकि इंडस्ट्री विकसित हो। अगला, विकसित देशों ने हमारे ऊपर प्रशुल्क, गैर प्रशुल्क प्रतिबंध लगा दिए। डेवलप कंट्री, अमेरिका जैसे देशों ने हमारे लिए कोटा फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो इन बातों की वजह से हमारी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं छोड़ के चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, क्या है, क्या है, सामाजिक न्याय और जन कल्याण के परिप्रेक्ष्य में भारत के आर्थिक सुधार पर चर्चा करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बेटा हमने कवर कर लिया है, हमने क्वेश्चन को कवर कर लिया है, हमारा एक क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, आर्थिक सुधार के बाद सामाजिक न्याय पे क्या नुकसान हुए बेटा, बेरोजगारी बढ़ी, आर्थिक सहायता सरकार ने खत्म कर दिया, खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने लग गई बेटा सुधार के बाद। ठीक है, आयातित वस्तु देश में सस्ता आने लगा, उपभोक्तावाद फैला और हमारा असंतुलित विकास हो रहा था। हमने पढ़ लिया इस क्वेश्चन को बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन, क्या है देखो, विश्व में भारत बाह्य प्रापण का एक केंद्र बन गया है। बाह्य प्रापण, इंग्लिश आउटसोर्सिंग बोलते हैं। इंडिया आउटसोर्सिंग का एक सेंटर पॉइंट बन गया है। भारत को दिए गए इस नाम के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि भारत पूरी दुनिया में आउटसोर्सिंग का सेंटर पॉइंट बन गया है बेटा, बहुत सारी बातें हैं। जैसे सबसे पहला, भारत में सस्ते, देखो ना पॉइंट के नाम देख लो आप। सबसे पहला क्या है, भारत में सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, लेबर इंडिया में सस्ती मिल जाती है, इसलिए दुनिया की हर कंट्री भारत में बनाना चाहती है। दूसरा, प्रशिक्षित मानव श्रम की उपलब्धता, हमारे यहाँ पे जो लेबर है बेटा सस्ती भी है और साथ में स्किल्ड लेबर है, कुशल लेबर है हमारे यहाँ पे। अनुकूल सरकार की नीति, सरकार की नीति बहुत अच्छी है, सरकार विदेशी कंपनियों के लिए टैक्स कम करके रखती है ताकि विदेशी कंपनी ज्यादा भारत में आए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय योग्यता, मतलब इंडिया पूरे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो चुका है अपनी आउटसोर्सिंग के लिए। ठीक है, तो और बेटा एक दो चीजें और भी है, जैसे हमारा आईटी सेक्टर बहुत अच्छा हो गया है, इसलिए विदेशी कंपनी हमारे यहाँ से काम करवाना चाहती है। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना अच्छी हो गई है। तो ये चार बातें आप बोलो। ठीक है, जैसे मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय योग्यता, इंटरनेशनली हम पॉपुलर हो गए आउटसोर्सिंग के लिए, और सरकार की नीति बढ़िया है, टैक्स कम कर रही है सरकार, और हमारे यहाँ पे लेबर जो है स्किल है और लेबर सस्ती है। और एक मैंने आपको अलग से बताया कि हमारा आईटी सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी,
जैविक कृषि क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? बेटा बहुत सिंपल, अगर आप प्राकृतिक तरीके से खेती करते हो, आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बंद कर देते हो, नेचुरल तरीके से खेती करते हो, क्रॉप रोटेट फसल की बदली करते हो, ग्रीन मेन्योर का यूज करते हो, ग्रीन कंपोस्ट का यूज करते हो, तो इस तरीके की खेती को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। यह धारणीय विकास को किस प्रकार प्रभाव डालता है, इससे जो है बेटा किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा? बच्चे सिंपल सी बात ना, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो एक तो जो लैंड है, जो जमीन है, उसका उपजाऊपन बना रहेगा, पानी की क्वालिटी खराब नहीं होगी, जब आप केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालोगे तो एयर की क्वालिटी खराब नहीं होगी, है ना? तो ये सारी चीजें धारणीय विकास में सहायक होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई एक तो क्या किसे कहते हैं जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, तो पता चल गया प्राकृतिक तरीके से खेती करना, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे मदद करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। पानी की क्वालिटी खराब नहीं होने देता, एयर की क्वालिटी नहीं खराब होने देता, लैंड की प्रोडक्टिविटी को बनाए रखता है, तो इस तरीके से ये धारणीय विकास में मदद देता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके लिए, ये देखो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ाकर ग्रामीणों की आय को बढ़ाने का आग्रह किया है। व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार गैर कृषि गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय में वृद्धि होती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो अपील कर रहे हैं कि भैया गांव में रहने वाले लोगों गैर कृषि कार्यों पे जाओ और अपनी आय को बढ़ा लो। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें क्या है बेटा, क्या ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ये है कि प्राइम मिनिस्टर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, कृषि विविधीकरण की बात कर रहे हैं। देखो बेटा गांव में कृषि के अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, जैसे डेयरिंग बिजनेस दूध से रिलेटेड बिजनेस, जैसे हॉर्टिकल्चर बागवानी, जैसे और क्या हो सकता है आपका फिशरीज। ठीक है, तो अगर आप एग्रीकल्चर को छोड़ के नॉन फार्म सेक्टर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ चले जाओगे तो एक तो आपको ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, रोजगार का एक और मौका मिल गया आपको। दूसरा बेटा ये कृषि नहीं है, गैर कृषि चीजें हैं, तो वर्षा से रेनफॉल से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, तो आपकी इनकम स्टेबल हो जाएगी, आपकी आय स्थिर हो जाएगी, है ना? तो इसलिए प्रधानमंत्री लोगों से आग्रह कर रहे हैं, गांव के लोगों से, कि वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ डिपेंडेंट हो जाए, इससे उनकी इनकम स्टेबल हो जाएगी, आय स्थिर हो जाएगी, और उसके अलावा क्या बोला मैंने आपको कि जो है उनको एम्प्लॉयमेंट के अदर ऑप्शंस मिल जाएंगे, रोजगार का एक वैकल्पिक संसाधन, ऑल्टरनेटिव वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा उनको। ठीक है, स्क्रीनशॉट करो, अच्छा क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, सरकार द्वारा ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए क्या किया है। एक्सप्लेन द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप रूरल मार्केट। रूरल मार्केट का मतलब वही है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से कुछ ना कुछ पेपर में बनेगा। पहला, नियमित बाजार, सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट बना दिए, ये वो बाजार है जहां पे कोई मीडिएटर नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा, सीधा क्या होगा, किसान कांटेक्ट करेगा किसके साथ, कंज्यूमर के साथ, कोई जमाखोरी नहीं होगी बेटा, माल प्रैक्टिस नहीं होगी इस मार्केट में कोई भी। ठीक है, और इस मार्केट से किसान को और कंज्यूमर को दोनों को फायदा मिलेगा। और क्या किया बेटा सरकार ने, दूसरा देखो, सरकार ने आधारिक संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, जैसे अच्छे रोड डेवलप कर दिए, वेयर हाउस बना दिया, कोल्ड स्टोरेज बना दिया सरकार ने, फीडर रोड, सहायक सड़कें, गांव और शहर को, गांव और हाईवे को जोड़ने वाली सड़कें बना दी सरकार ने। तो आधारिक संरचना पे भी सरकार काम कर रही है ताकि ग्रामीण बाजार सुधर जाए। उसके अलावा सहकारिता बाजार, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सहकारिता बाजार बेटा, इंग्लिश कोऑपरेटिव मार्केटिंग, सरकार एक ऐसे बाजार पे काम कर रही है जिसमें क्या होगा, जिसमें किसान अपनी सारी फसल, जैसे एक गांव के जितने किसान होंगे, एक ग्रुप के जितने किसान होंगे, वो सब अपनी फसल एक जगह इकट्ठा करेंगे और एक साथ ले जाके वो बाजार में बेच के आएंगे। तो इस तरीके के फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, सहकारिता बाजार बोलते हैं। इससे किसान को फायदे क्या होंगे बेटा, इससे फायदा ये होगा, पहला फायदा कि वो फसल को एक साथ ले जाएंगे तो यातायात की लागत कम हो जाएगी। दूसरा फायदा, जब एक साथ लेके जाएंगे तो कलेक्टिव बार्गेनिंग, एक साथ मोल भाव करेंगे तो अच्छा रेट मिलेगा। तीसरा फायदा, लगे हाथों वो वहां से कैश लेके आएंगे, है ना, कैश के लिए उन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, लगे हाथों कैश लेके आ जाएंगे।
तो ये फायदे उनके होंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी आप काम कर लीजिए। चौथा पॉइंट देखो क्या है आपके पास, विभिन्न नीतिगत उपाय। सरकार ने कुछ और भी चीजें की है बेटा, मतलब कुछ ऑल्टरनेटिव तरीके और भी चुने, जैसे क्या, सरकार एमएसपी लेके आ गई है, सरकार बफर स्टॉक लेके आई है, और उसके अलावा एमएसपी बफर स्टॉक इसके अंदर पॉइंट है आपके पास, और उसके अलावा एक पॉइंट और है आपका राशनिंग। सरकार गरीब लोगों को सस्ते रेट पे राशन वाली चीजें भी दे रही है, जो गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, चीजें प्रोवाइड कर रही है। तो ये कुछ काम सरकार ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग को सुधारने के लिए किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, विक्टर एक बंदा है, ठीक है, क्या है, विक्टर को दिन में 2 घंटे काम मिल पाता है और बाकी समय काम की तलाश में वो रहता है। क्या वह बेरोजगार है? क्योंकि विक्टर जैसे लोग क्या वह बेरोजगार है और क्यों? और विक्टर जैसे लोग क्या कार्य करते होंगे? ठीक है, विक्टर जैसे लोग क्या कार्य करते होंगे, तो पहले मैं आपको बता दूं कि विक्टर जैसे लोग कैजुअल वर्कर होंगे। ठीक है, और दूसरी बात कि विक्टर जैसे लोगों को आप बेरोजगार नहीं बोलोगे, अनएम्प्लॉयड नहीं बोलोगे। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल काम नहीं मिला, यहाँ पे उसे 2 घंटे तो काम मिलता है ना, तो वो कैजुअल वर्कर है और वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि उसे थोड़ा काम मिल रहा है दिन में और बाकी टाइम वो खाली रहता है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट, अल्प रोजगार का वो सामना कर रहा है, उसे बेरोजगार नहीं बोलोगे। और वो जो काम कर रहा होगा वो कैसा काम होगा, तो वो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो इंग्लिश आप भी, ये रहा क्वेश्चन आपका इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो क्या है बच्चों, शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतन भोगी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होते हैं। Why are the number of regular salaried employee more in अर्बन एरिया देन इन रूरल एरिया? शहरों में रेगुलर वर्कर मतलब कि नियमित वर्कर, नियमित कर्मचारी गांव से ज्यादा क्यों होते हैं? बेटा देखो, नियमित कर्मचारी बनने के लिए आपको ना बेटर आपके पास स्किल होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, और कुशलता बेटा बेटर हेल्थ और बेटर एजुकेशन से आती है। और शहरों में क्या है, हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छी है, गांव में हेल्थ और एजुकेशन की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। तो गांव में जब एक बंदा काम करना शुरू करता है तो वो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में लग जाता है। ठीक है, लेकिन शहर में बेटर हेल्थ और बेटर एजुकेशन लेने के बाद एक वर्कर जब काम शुरू करता है तो वो कैसा काम शुरू करता है बेटा, वो रेगुलर वर्कर बन जाता है। ठीक है, नियमित कर्मचारी बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप इसका भी। अगला क्वेश्चन है, देखो बेटा क्या है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है बेटा, नियमित वेतन भोगी कर्मचारियों में महिलाएं कम क्यों होती है? वाई आर द फ्यू वुमेन अमंग द रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज? बेटा रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज मतलब पहले तो ये नियमित कर्मचारी कौन है? वो कर्मचारी जिनको काम की गारंटी है, जिनको नौकरी से ऐसे निकाला नहीं जाएगा, सामाजिक सुरक्षा के लाभ, पेंशन, पीएफ, ईएसआई जैसी सुविधाएं मिलेंगी, तो ऐसे कर्मचारी को नियमित कर्मचारी बोलते हैं। और क्या कह रहा है कि नियमित कर्मचारी जो है वो महिलाएं कम क्यों होती हैं? देखो बेटा, हमारे देश में ना अभी भी हेल्थ और एजुकेशन देने के टाइम भेदभाव किया जाता है। पुरुषों के हेल्थ और एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं स्पेशली गांव में, और शहरों के जो वुमेन है उनके हेल्थ और एजुकेशन पे कम ध्यान देते हैं। और अगर आपको नियमित कर्मचारी बनना है, अगर आपको क्या बनना है, रेगुलर वर्कर बनना है, तो आपके अंदर जैसा कि मैंने अभी पीछे बोला कि स्किल होनी चाहिए, कुशलता। और कुशलता कैसे आएगी आपके पास? कुशलता आएगी बेटर हेल्थ और एजुकेशन से। तो आपके देश में वुमेन को, महिलाओं को बेटर हेल्थ और एजुकेशन दे नहीं रहे, इस चक्कर में होता क्या है कि जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, वो क्या नहीं बन पाती बेटा, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज नहीं बन पाती हैं वो। स्क्रीनशॉट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। शहरी महिलाओं की अपेक्षा ग्रामीण महिलाएं अधिक काम करती हैं क्यों? ठीक है, बताओ भाई। जो रूरल वुमेन है वो मोर वर्क में लगी हुई है, मतलब कि लेबर वो ज्यादा है। अगर आप देखो तो वुमेन एरिया में वर्कर वुमेन ज्यादा मिलेंगी, सॉरी रूरल एरिया में जो वुमेन है वो वर्कर ज्यादा मिलेंगी, और अर्बन एरिया में जो वर्कर है वो वुमेन कम होंगी। मतलब कि गांव में महिलाएं ज्यादा काम कर रही हैं और शहर में कम। तो वजह बहुत साफ है कि गांव में ज्यादातर परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है, इकोनॉमिकल कंडीशन, वो अच्छी नहीं होती, तो मेन के साथ साथ वुमेन को भी काम करना पड़ता है। लेकिन शहर में ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, चलो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है। अनौपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र
के बजाय औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन आवश्यक है, उचित तर्क के साथ दिए गए कथन के बचाव और खंडन कीजिए। इंग्लिश में भी देख लो क्वेश्चन, कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज नेसेसरी इन द फॉर्मल सेक्टर रेदर देन इनफॉर्मल सेक्टर, डिफेंड और रिफ्यूज। बेटा देखो, दो सेक्टर होते हैं एम्प्लॉयमेंट के, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। फॉर्मल सेक्टर वो जो या तो सरकारी क्षेत्र हो और अगर प्राइवेट है तो वहां पे 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हो, और इनफॉर्मल वो बेटा जो प्राइवेट सेक्टर है और 10 से कम वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, जो फॉर्मल सेक्टर के वर्कर होते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलता है, उनकी कमाई ज्यादा होती है, सैलरी उनकी ज्यादा होती है, उन्हें जॉब से कभी भी ऐसे मुंह उठा के निकाला नहीं जा सकता है। और वहीं पे दूसरी तरफ जो अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं, कोई सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता उनको, और उसके अलावा जो उनकी आय बहुत कम होती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, हम एग्री करते हैं, हम डिफेंड करते हैं, डिफेंड मतलब हम इसके बचाव में जाते हैं कि हाँ ये लाइन बिल्कुल सही है कि देश में फॉर्मल सेक्टर में वर्कर ज्यादा होने चाहिए और इनफॉर्मल में कम, औपचारिक क्षेत्र में श्रमिक ज्यादा हो और अनौपचारिक में कम। हमारी दुर्भाग्यता है, मतलब हम मतलब बिल्कुल अच्छी सिचुएशन में नहीं है। हमारे देश में 94% वर्कर, 94% वर्कफोर्स अपने देश का बेटा अनौपचारिक क्षेत्र में है, इनफॉर्मल सेक्टर में है, और सिर्फ मात्र 6% लोग ही हमारे देश में फॉर्मल सेक्टर में, औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो बेटा ये बहुत बुरी चीज है, और इसको बेटा इनफॉर्मलाइजेशन, अनौपचारीकरण कहते हैं इसको। हमारे देश में अनौपचारीकरण बढ़ता जा रहा है क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र, इनफॉर्मल सेक्टर में नंबर ऑफ वर्कर लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप इसको भी, अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए ये भी। हिंदी वाले बच्चों आपने किया स्क्रीनशॉट, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म लाइव स्टॉक, मतलब पशुधन किसे कहते हैं? सबको पता है आपको, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं इसको, मतलब कि जब आप ऐसे पशुओं का पालन करते हो जो आमतौर से कृषि में उपयोग होती है या आपके जीवन में, जीवन की आम जरूरतों में जरूरत पड़ती है। जैसे कि देखो उन्होंने क्या बोला है, एग्जाम्पल पे यहाँ पे लिखा है, जैसे कि मवेशी हो गया, बकरी हो गई, है ना, गाय भैंस मवेशी में आ गए। तो अगर आप ऐसे पशुओं का पालन पोषण करते हो तो इसी को लाइव स्टॉक बोलते हैं, मतलब पशुधन बोलते हैं। ठीक है, लाइव स्टॉक फार्मिंग में बेटा इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में, आप सबको पता होना चाहिए। मुर्गी पालन हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा हो रहा है लाइव स्टॉक फार्मिंग में, और सबसे कम जो है वो पिग की फार्मिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, स्टेट द मीनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप सबको पता होना चाहिए, प्रेजेंट टाइम में सेल्फ हेल्प ग्रुप, शॉर्ट में से एसएचजी बोलते हैं, एसएचजी, हिंदी स्वयं सहायता समूह। आज के टाइम पे बेटा आपके देश में माइक्रो फाइनेंस, छोटे उधार का सबसे पॉपुलर तरीका एसएचजी है। एसएचजी बेटा काम कैसे करता है, ये कुछ लोगों का ग्रुप होता है, उस ग्रुप में जितने लोग होंगे बेटा वो थ्रिफ्ट मतलब पैसा थोड़ा थोड़ा बचाएंगे और बचा के वो पूल करेंगे, पैसा जोड़ेंगे, और अब जो भी उस ग्रुप का नीडी मेंबर होगा, जरूरतमंद मेंबर होगा, उसको उस ग्रुप का बेटा, कोई बाहर का नहीं, उसे सस्ते रेट पे ये ग्रुप क्या करेगी, उधार दे देगी। तो ये एसएचजी है। और याद रखो वन मार्कर में कि प्रेजेंट टाइम पे माइक्रो फाइनेंस, छोटे उधार का सबसे पॉपुलर तरीका बेटा आपके देश में एसएचजी है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, डिफाइन गोल्डन रेवोल्यूशन। बेटा इसको आप जो है गोल्डन रेवोल्यूशन जो है स्वर्ण क्रांति भी कहते हैं बेटा। और क्या है गोल्डन रेवोल्यूशन, उससे पहले मैं बता दूं कि 1991 से लेके 2003 तक के पीरियड को आपके देश में गोल्डन रेवोल्यूशन बोला जाता है। और गोल्डन रेवोल्यूशन के जो फादर है बेटा वो निरपक्ष तुतेज हैं। ठीक है, और गोल्डन रेवोल्यूशन क्या है बेटा, तो इसके अंदर जो है बेटा आप ना हॉर्टिकल्चर को रखते हो। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर के लिए चलाया गया था, बागवानी के लिए चलाया गया था बेटा। और बागवानी, हॉर्टिकल्चर का मतलब है कि आप फूल, फल, है ना, और औषधि मतलब मेडिसिनरीज की फार्मिंग कर रहे हो, मसालों की फार्मिंग कर रहे हो, ड्राई फ्रूट्स की फार्मिंग कर रहे हो, तो इन सबको आप जो है हॉर्टिकल्चर के अंदर रखते हो, बागवानी के अंदर। और बागवानी को बढ़ाने के लिए जो रिवॉल्यूशन चलाया गया था उसका नाम था गोल्डन रेवोल्यूशन। देख लो आप क्या लिखा हुआ है, स्वर्ण क्रांति से तात्पर्य उस अवधि से है जिसमें फलों, सब्जियों आदि जैसे बागवानी उत्पादों के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। और मैंने बता दिया कब से कब तक का पीरियड था ये, 1991 से 2003 तक का ये पीरियड था। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लो आप। चले आगे, अगला क्वेश्चन है बेटा,
डिफाइन व्हाइट रेवोल्यूशन, आप याद रखें व्हाइट रेवोल्यूशन को हम एक और नाम देते हैं ऑपरेशन फ्लड, और बेटा इसका टाइम पीरियड था 19 ऑपरेशन फ्लड का टाइम 1970 ना 1970 बेटा यही था ना 1970 1970 जो है ऑपरेशन फ्लड का टाइम पीरियड था बेटा। और ऑपरेशन फ्लड के जो फादर है उसे वो कौन है आपके पता है आपको? ऑपरेशन फ्लड के फादर जो है वो कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बिल्कुल ठीक है। तो डिफाइन व्हाइट रेवोल्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए व्हाइट रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति, इसका आपने एक और क्या नाम दिया है? श्वेत क्रांति का एक और नाम क्या दिया हमने? ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया। और ये किसके लिए चलाया गया था बेटा? मिल्क के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ठीक है। टाइम क्या था बेटा? 1970 का टाइम था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और बेटा एक था आईबीआरडी, ठीक है, इंटरनेशनल बोर्ड, नहीं आईबीआरडी नहीं था। एक बार आप बोर्ड का नाम चेक कर लेना, जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम चेक कर लेना, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से, ऑपरेशन फ्लड के नाम से चलाया गया। और जगह का नाम मैं आपको याद दिलवा देता हूं, जगह गुजरात थी, ठीक है। वहां पे ऑपरेशन फ्लड के तहत जो कंपनी बनाई गई थी वो कंपनी अमूल कंपनी थी, ठीक है, याद रखना अमूल ब्रांड वहीं से आया है ऑपरेशन फ्लड से। और ऑपरेशन फ्लड का जो कॉन्सेप्ट था बेटा वो भी याद रखना, पीछे एक वर्ड आया था ना कोऑपरेटिव मार्केटिंग, सहकारिता बाजार। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था कि जितने भी गुजरात के मिल्क फार्मर हैं वो सब मिल्क एक जगह स्टोर करेंगे और एक ब्रांड के तहत, अमूल नाम दिया, और उस ब्रांड के तहत उसको बेचेंगे, ठीक है। तो याद रखिए 1970 और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। चलिए, हाँ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, वो डेयरी मतलब बोर्ड का नाम था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, याद आ गया मुझे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, overuse and misuse of environmental resources, overuse of the environmental resources और misuse of environmental resources के दो उदाहरण देने हैं। पहला पर्यावरण संसाधनों का अति प्रयोग और दूसरा पर्यावरण संसाधनों का दुरुपयोग, इसके उदाहरण देने हैं। देखो बेटा, पहले पर्यावरण संसाधनों का अति प्रयोग के दो उदाहरण क्या है? वनों की कटाई, मतलब कि अगर आप जो है डिफॉरेस्टेशन करते हो तो आप क्या कर रहे हो? अति प्रयोग कर रहे हो। और उसके अलावा बेटा दूसरा क्या है? भूमि अपक्षय, मतलब कि लैंड डिग्रेडेशन करते हो, तो ये भी अति प्रयोग को बता रहा है, ओवर यूज को बता रहा है, ठीक है। और मिसयूज में क्या क्या है बेटा? अति प्रयोग देख लिया आपने, एनवायरमेंट के मिसयूज में क्या क्या है देखो जरा, देखो मिसयूज दुरुपयोग, जल प्रदूषण जो है वो क्या दर्शा रहा है? दुरुपयोग। वायु प्रदूषण भी क्या दर्शा रहा है बेटा? एयर पॉल्यूशन, दुरुपयोग। ओजोन अपक्षय, ओजोन डिप्लेशन भी क्या बता रहा है? कि हम पर्यावरण का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। एक है ओवर यूज, ओवर यूज में दो पॉइंट थे आपके पास। ओवर यूज मतलब अत्यधिक उपयोग करना, उसमें वनों की कटाई कर रहे हो आप, भूमि अपक्षय कर रहे हो आप, ठीक है। और मिसयूज में क्या है बेटा? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ओजोन अपक्षय कर रहे हो आप। चलो, उसके बाद यहाँ पे बेटा ये इसको नहीं भूलना आपको, सीएफसी को जरूर याद रखे बच्चा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन के पीछे की सबसे बड़ी वजह सीएफसी है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या लिखा है? इंडिया एंड पाकिस्तान initiated their journey of the development nearly at the same time, yet the two economic have traveled different distance। क्या कहने का मतलब कि भारत और पाकिस्तान दोनों का विकास पथ एक ही समय से शुरू हुआ। बिल्कुल सही बात है बेटा, 1947 से इंडिया पाकिस्तान दोनों ने अपना डेवलपमेंट शुरू किया, एक ही समय पे शुरू किया, फिर भी दोनों की अर्थव्यवस्थाओं ने अलग अलग दूरी तय की है। दिए गए कथन को मान्य तर्कों के साथ उचित ठहराइए। कह रहे कि भाई दोनों देशों ने एक साथ विकास शुरू किया तो भी भारत आगे निकल गया, पाकिस्तान पीछे रह गया, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? देखो मैं बताता हूं बेटा। सबसे पहली बात तो दोनों ने 1947 से शुरू किया। दूसरी बात 1980 तक, 1980 तक दोनों के विकास की गति सेम थी। उस पर बेटा 1988 में, 1988 में पाकिस्तान ने सुधार किए, और बेटा पाकिस्तान का सुधार पाकिस्तान पे भारी पड़ गया, क्योंकि इसी दौरान पाकिस्तान में बहुत तेजी से आतंकवाद फैल रहा था, वहां पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है, राजनीतिक अस्थिरता रहती है, और इसलिए पाकिस्तान में दोबारा से गरीबी बढ़नी शुरू हो गई, जीडीपी घटनी शुरू हो गई। और इंडिया ने बेटा रिफॉर्म किया 1991 में, और इंडिया का रिफॉर्म सक्सेसफुल रहा।
ठीक है, सही रहा, जिसकी वजह से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो गई और इसलिए दोनों ने सेम टाइम पे शुरू किया, लेकिन हम आगे निकल गए और पाकिस्तान हमसे पीछे रह गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस क्वेश्चन का भी आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाँ जी, देखो क्या क्वेश्चन है बेटा। इन द लेट ऑफ 1970 1970 के टाइम पे चाइना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज शार्पली डिक्लाइन। चाइना का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1970 के बाद 1979 के बाद गिरना शुरू हो गया। तो इसके पीछे जो है क्या कारण है, देखो 1970 के दशक के अंत में भारत की तुलना में चीन की जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी से गिरावट आई। इसकी इस स्थिति के कारण और प्रभाव बताइए। बेटा कारण है वन चाइल्ड पॉलिसी, एक संतान नीति 1979। ठीक है, प्रभाव ये है बेटा कि वन चाइल्ड पॉलिसी के आने के बाद चाइना की जनसंख्या दर घटी। चाइना में जो जनसंख्या दर घटी, महिलाओं का स्वास्थ्य इंप्रूव हुआ, फर्टिलिटी रेट प्रजनन दर कम हो गया। फर्टिलिटी रेट समझते हो ना कि एक वुमेन एवरेजली कितने बच्चों को जन्म देगी, तो उसमें कमी आई। वुमेन की हेल्थ इंप्रूव हो गई, मैंने बता ही दिया। नुकसान ये है बेटा वन चाइल्ड पॉलिसी का कि प्रेजेंट टाइम में चाइना में ओल्ड एज पीपल बहुत ज्यादा है, बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। और मैं बता भी दूं आपको 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी आई, 2015 में चाइना ने उसको टू चाइल्ड पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया और 2021 में बेटा चाइना ने उसको जो है थ्री चाइल्ड पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये है आपका ये क्वेश्चन, कर लो स्क्रीनशॉट बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखो बेटा क्वेश्चन है कि व्हाट सिमिलर डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज हैव इंडिया पाकिस्तान फॉलो फॉर देयर रिस्पेक्टिव डेवलपमेंटल पाथ। हिंदी में ये क्वेश्चन है बेटा कि भारत और पाकिस्तान ने अपने विकास पथ के लिए कौन कौन सी समान विकासात्मक रणनीति को अपनाया था। बहुत सिंपल ना, देखो पहली बात दोनों सेम समय से स्टार्ट हुए, दूसरी बात दोनों की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीसरी बात दोनों का विकास दर 1980 तक सेम रहा, चौथी बात दोनों ने शुरू में अपने डेवलपमेंट के लिए अपने विकास के लिए जो है पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल में रखा। अगली बात दोनों ने इंडिया पाकिस्तान दोनों ने ग्रीन रेवोल्यूशन सेलेक्ट किया था, हरित क्रांति। अगली बात दोनों की पॉलिसी शुरू में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आयात प्रतिस्थापन की थी। और आखिरी बात की दोनों ने सुधार किया आईबीआरडी के कहने पर, आईबीआरडी के कहने के बाद दोनों ने जो है वो सुधार किया, मतलब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के डांटने के बाद दोनों ने सुधार किया। ठीक है, तो ये जो है समानता है भारत और पाकिस्तान के विकास की रणनीति में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, आंसर है बेटा पीडीएफ मिल जाएगी आपको, डोंट वरी। हाँ, ये बेटा कुछ और क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं कि आप एक बार इन्हें देखें। एक तो ये क्वेश्चन है बेटा, देखो जरा, इसे था ना, एक तो ये बेटा क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ एंड री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में दोबारा से उनके विकास की गति धीमी हो गई। मैं आपको बता रहा था ना 1988 के बाद उनके विकास की 1988 में उन्होंने रिफॉर्म किया था, सुधार किया था, तो इसके बाद पाकिस्तान में विकास की गति धीमी हो गई, पॉवर्टी बढ़ने लगी। इसके पीछे क्या कारण है बेटा? कारण नंबर पहला कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, राजनीतिक अस्थिरता रहती है। कारण नंबर दूसरा कि पाकिस्तान ने जो सुधार किया था तो सुधार उसके ऊपर विपरीत प्रभाव दिखाने लगा था। अगला, पाकिस्तान विदेशी पैसों के लिए, देखो विदेशी पैसा कैसे जोड़ना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज कैसे कमाना चाहिए, मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपोर्ट करके। लेकिन पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज बेटा कैसे कमा रहा था? तो या तो उसको मिडल ईस्ट कंट्री से, वेस्टर्न नेशन से, या तो उसको आर्थिक सहायता मिल रही थी या उसके जो वर्कर मिडल ईस्ट कंट्री में कमा रहे थे वहां से पैसा भेज रहे थे। तो यही दो तरीके थे उनके पास फॉरेन एक्सचेंज लाने के। और एक चीज वो और करते थे बेटा, जो हाईली वॉलेटाइल गुड्स है, मतलब कि एग्रीकल्चर की चीजें, उसको ये बेच के विदेशी पैसा कमा रहे थे। और उसके अलावा एक और बात, एक तरफ पाकिस्तान कर्जा लिए जा रहा था और दूसरी तरफ उस कर्जे को चुकाने की क्षमता उसकी कम होती जा रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में दोबारा से पॉवर्टी क्यों आ गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखो, ये आंसर लिखा हुआ है बेटा, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लेना। स्क्रीनशॉट तो मत करो, पीडीएफ मिलेगी आपको। देखो ना क्या क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट कि एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चरल ग्रोथ के पीछे की वजह वहां की हार्वेस्ट कंडीशन थी, अच्छी जमीन थी इसलिए उनका एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, सरकार की नीति अच्छी नहीं थी। वो फॉरेन एक्सचेंज कैसे इकट्ठा कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला कि वो या तो उन्हें मिडिल ईस्ट कंट्री से रेमिटेंसेस मिल रहा था, या विदेशी देशों से सहायता मिल रही थी, या फिर जो है हाईली वॉलेटाइल गुड्स वो बेच रहे थे। कहने का मतलब कि कृषि से संबंधित चीजें वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। और उसके अलावा मैंने एक और चीज बताई आपको कि ये हाईली वॉलेटाइल वाली बात भी बता गया ना मैं आपको। उसके अलावा ये एक तरफ वो लोन बढ़ाते जा रहे थे, लिखा है ना, देयर वाज ग्रोइंग डिपेंडेंसी ऑफ द फॉरेन लोन। एक तरफ विदेशी लोन बढ़ा रहे थे लेकिन उसको चुकाने की क्षमता उनकी क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके लिए, evaluate the variance factor that lead to the rapid growth in economic development in China। चाइना का रैपिड ग्रोथ क्यों हुआ? बेटा सबको पता होना चाहिए 1958 में चाइना ने जो जीएलएफ की पॉलिसी अपनाई थी, उस जीएलएफ की पॉलिसी की वजह से चाइना का ग्रोथ नहीं हुआ। चाइना ने इस पॉलिसी को 1978 में छोड़ के और 1978 में रिफॉर्म कर दिया था, रिफॉर्म, सुधार, और इसी सुधार की वजह से आज चाइना का रैपिड ग्रोथ हो गया, तेजी से विकास हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बेटा आपको ये दोनों चीजें पढ़नी है। 1958 में जीएलएफ की नीति भी आप पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना, जीएलएफ का क्वेश्चन पेपर में दिखेगा। और उसके अलावा बेटा 1978 में चाइना ने जो सुधार किया था वो भी आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। चलो उसके बाद ये रहा बेटा जो मैं आपको कह भी रहा था कि एक्सप्लेन ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ चाइना। 1958 में चाइना ने जीएलएफ किया। मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, माओ की नीति थी जीएलएफ, और जीएलएफ में चाइना क्या चाहता था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तेजी से उद्योग का विकास हो, जिससे चाइना अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर ले, ठीक है। और चाइना ने क्या किया इसके लिए, अपने देश के लोगों को बोला कि बैकयार्ड में, मतलब जो घर के पीछे जगह है वहां इंडस्ट्री लगाओ। और एग्रीकल्चर के लिए भी चाइना एक नीति लेके आया था बेटा जीएलएफ में, वो था कम्यून सिस्टम, कि भाई किसानों के एक ग्रुप को जमीन का एक बड़ा टुकड़ा दे देते थे, सब मिलके उस पर खेती करते थे और बाद में आपस में उस इनकम को बांट लेते थे। तो ये जीएलएफ की स्टोरी है, आप जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आखिरी कुछ क्वेश्चंस और है, ये देख लो आप बेटा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। एक्सप्लेन हाउ सप्लाई डिमांड रिवर्सल ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज अकाउंट फॉर द करंट इन्वायरमेंटल क्राइसिस। बेटा देखो, प्रेजेंट में डिमांड और सप्लाई का रिलेशन उल्टा हो गया है और इसलिए पर्यावरण की संकट है हमारे सामने। बेटा पहले ना संसाधनों की पूर्ति ज्यादा और मांग कम थी, तो इसलिए पर्यावरण से संबंधित कोई समस्या नहीं थी। और अभी क्या है बेटा, संसाधनों की मांग ज्यादा और पूर्ति कम है और इसलिए पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप इस आंसर को जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला, एक्सप्लेन हाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आर हाई। बेटा आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण का जो नेगेटिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है, ऋणात्मक प्रभाव, वो बहुत हाई है। पर्यावरण कहता है कि मेरे कहे अनुसार चलो, कूड़ा करकट इतना ही करो जिससे मैं अब्जॉर्व कर पाऊं, और संसाधनों के निष्कासन की गति, एक्सट्रैक्शन की स्पीड स्लो रखो। अगर नहीं मानोगे तो फिर जो मेरा नेगेटिव कॉस्ट है, जो मेरा ऋणात्मक प्रभाव है, वो बहुत ज्यादा होगा। आज पूरी दुनिया इसको देख भी रही है बेटा, पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन की वजह से खर्चा, हेल्थ पे होने वाला खर्चा बढ़ता जा रहा है, और पूरी दुनिया का हर देश, वहां पे एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी खराब हो गई है और इसलिए हेल्थ पे होने वाला खर्चा पूरी दुनिया को बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि भाई इन्वायरमेंट का कहना नहीं मानोगे तो उसका नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। बच्चे आपके लिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन और गोल्डन रेवोल्यूशन, मतलब स्वर्णमान क्रांति और हरित क्रांति। आपको पता है ये अनाज के लिए था, और ये अनाज के लिए नहीं था बेटा, ये सब्जियां, फ्रूट्स है ना, और उसके अलावा और क्या है, सब्जियों के लिए, फ्रूट्स के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए, उसके अलावा आपका फ्लावर्स, तो फूलों के लिए, उन सब के लिए जो है गोल्डन रेवोल्यूशन था। इसके जो फादर है बेटा एमएस स्वामीनाथन थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, और गोल्डन रेवोल्यूशन के कौन थे, निरपक तुतेज। ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 में हुआ था आपके देश में, और गोल्डन रेवोल्यूशन 1991 से 2003 तक का पीरियड था बेटा, है ना, बताया था मैंने आपको 2003 तक का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास किसे कहते हैं बेटा? ग्रामीण विकास एक प्रक्रिया है जिसमें गांव में आपको सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया चलानी है, जिससे गांव में रहने वाले लोगों का आर्थिक और सामाजिक तौर पर विकास हो जाए। रूरल डेवलपमेंट का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप गांव में सोशो एंड इकोनॉमिक प्रोसेस चलाओगे और जिससे गांव में रहने वाले लोग जो है उनका हर तरीके से डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। और ब्रिंग आउट की
की इश्यूज इन द रूरल डेवलपमेंट, क्या क्या करना है। मैं जो आपको कह रहा हूं कि सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस, गांव में सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया चलानी है, तो सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया क्या क्या है। तो देखो बेटा, मानव संसाधन का विकास, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है आपको, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है आपको, भूमिगत सुधार करना है, लैंड रिफॉर्म, गरीबी को खत्म करना है गांव में आपको, और गांव में एम्प्लॉयमेंट के सोर्स देने हैं आपको एग्रीकल्चर के अलावा नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, एक्सप्लेन द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल मार्केट। ये मैंने आपको पीछे बता दिया है कि सरकार ने ग्रामीण बाजार को विकसित करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं। मैंने आपको बताया था, सरकार रेगुलेटेड मार्केट, नियमित बाजार लेके आई है, सरकार आधारिक संरचना इंप्रूव कर रही है, सरकार कोऑपरेटिव मार्केटिंग सहकारिता बाजार कर रही है, और सरकार ने कुछ अन्य नीतियां भी अपनाई है। ठीक है, तो ये आपके पास इंडियन इको से रिलेटेड सारे टॉपिक्स थे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। मेरी पूरी कोशिश थी कि आप चीजों को जान भी पाओ, तो इसलिए क्वेश्चन सिर्फ बता के नहीं छोड़ा मैंने आपको, साथ के साथ चीजें एक्सप्लेन भी करता रहा मैं आपके लिए। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हो तो आप इंडियन इको में 40 में से 35 से ऊपर के लिए जाओगे। चलो, खूब शेयर करो, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। कल के लिए ऑल द बेस्ट। जय श्री राम।